ये हमारा लेक्चर 2 चैप्टर 9B द रिफॉर्मेशन का। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं, रिफॉर्मेशन क्या है और उसके कॉजेज़ क्या हैं, रिफॉर्मेशन क्यों कॉज हुई, ये पढ़े हैं। इस लेक्चर में पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन की, रिफॉर्मेशन जो हुआ उससे क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं उसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले इम्पैक्ट पढ़ने से पहले हम कुछ दो लोगों के और रोल पढ़ लेते हैं कि रिफॉर्मेशन में उनका क्या रोल था। इसके पहले में हम क्या पढ़े थे, मार्टिन ल्यूथर के का क्या रोल था रिफॉर्मेशन में, वो देख लिए हैं। कौन कौन है, ज्विंगली और जॉन कैल्विन। ये भी क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे। मीन्स मार्टिन ल्यूथर से इंस्पायर्ड होके अपने जगह पर जहाँ पर ये लोग थे वहाँ पर रिफॉर्मेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिए। ज्विंगली स्टार्टेड रिफॉर्म मूवमेंट इन स्विट्जरलैंड। ज्विंगली मार्टिन ल्यूथर से इंस्पायर्ड होकर के कहाँ पर रिफॉर्म मूवमेंट को स्टार्ट किए थे, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इसके बाद ही अटैक्ड द पैपेसी, बाइबल इज द रियल गाइड। पैपेसी क्या है, जो पोप की जो पोजीशन होती है, जो पोप का पोस्ट है, पोप की जो पद है, उस पर इन्होंने अटैक किया। कौन, ज्विंगली पैपेसी पर अटैक किए, जिससे ये जो पोप्स थे बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहे थे लोगों से, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए। अगर पोप ही नहीं रहेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए उस पैपेसी पर अटैक किए और सब लोगों से यही कहें कि बाइबल क्या है, वही एक रियल गाइड है। हमें अपनी लाइफ को जीने में रियल गाइड क्या है, बाइबल को ही हम पढ़ करके हमें अपनी लाइफ कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, ये किस में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। वही रियल गाइड है लाइफ को जीने में, कि हम लाइफ कैसे स्पेंड करें। और किसी पर भी बिलीव नहीं करना चाहिए। कोई कह रहा है, पोप्स कह रहे हैं, तो उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। बिलीव किस पर करना चाहिए, सिर्फ बाइबल पे। ठीक है। अब क्या हुआ, जो ज्विंगली थे पोप पैपेसी पर अटैक किए। इसके बाद ये तो एक प्रोटेस्टेंट ही थे, मार्टिन ल्यूथर के से इंस्पायर्ड हुए थे, तब जाकर स्विट्जरलैंड में इन्होंने भी ये मूवमेंट चला दिए। इसके बाद जब प्रोटेस्टेंट हुए और दूसरी तरफ कौन थे, पोप, इन दोनों के बीच में रिलीजियस वॉर हुई। रिलीजियस वॉर जब हुई उसी टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी 1537 AD में। मतलब रिलीजियस वॉर में इन्हें किल कर दिया था, इन्हें मरवा दिया गया था। ठीक है। जो दूसरे प्रोटेस्टेंट के अलावा जो कैथोलिक चर्च वाले थे, रोमन कैथोलिक के लोग थे, वो क्या किए, इन्हें मार दिए हैं, इनका मर्डर कर दिए हैं। कब, 1537 AD में। ये कौन थे, ये ज्विंगली थे। नेक्स्ट आते हैं जॉन कैल्विन वॉज प्रोटेस्टेंट लीडर। ये भी एक प्रोटेस्टेंट लीडर थे। बॉर्न इन फ्रांस, इनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। स्पेशलाइज्ड इन थियोलॉजी एंड लिटरेचर इन पेरिस यूनिवर्सिटी। स्पेशलाइज्ड थे किसमें, थियोलॉजी और लिटरेचर में। स्पेशलाइज्ड मतलब जो मास्टर होते हैं उस चीज़ के, किस चीज़ के मास्टर थे, थियोलॉजी और लिटरेचर के। किस यूनिवर्सिटी में, पेरिस यूनिवर्सिटी में। ठीक है। जो पेरिस यूनिवर्सिटी थी, वहाँ का जो कॉलेज था, वहाँ पर वो थियोलॉजी और लिटरेचर के स्कॉलर्स थे। मतलब वहाँ के लोगों को थियोलॉजी लिटरेचर के बारे में बताते थे, वो वहाँ के मास्टर थे। ठीक है। जब ये क्या किए, ये भी मतलब रिफॉर्म मूवमेंट को स्टार्ट किए। वहाँ पर जहाँ पर ये रहते थे, पेरिस में, फ्रांस में, वहीं पर इन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट को स्टार्ट किया। लेकिन जब उनके अगेंस्ट में गए, पोप जो कर रहे थे उसके अगेंस्ट में जब गए,
तो वहाँ के जो किंग थे, कौन? फ्रांसिस फर्स्ट। ये कौन थे? फ्रांस के किंग थे। ये जॉन कैल्विन को मारना चाह रहे थे। कि क्यों मारना चाह रहे थे? क्योंकि जॉन कैल्विन क्या कर रहे थे? रिफॉर्म मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे थे। वो पोप्स के अगेंस्ट में जा रहे थे, उस पर ऑब्जेक्शन, उस पर क्वेश्चन उठा रहे थे। इस वजह से जब फ्रांसिस फर्स्ट, फ्रांस के किंग, जब उन्हें मारना चाहे जॉन कैल्विन को, तब क्या किए हैं ये? स्विट्जरलैंड, वहाँ से भागकर कहाँ चले गए? स्विट्जरलैंड में रहे। स्विट्जरलैंड पहुँच गए। वहाँ पर ही ज्विंगली जो किए थे, ज्विंगली जहाँ तक उनका रिफॉर्म मूवमेंट किए थे वहाँ तक, उसके बाद उन्हें किल कर दिया गया था। फिर इसके बाद वहीं से स्टार्ट किए कौन? जॉन कैल्विन। उन्हीं की ज्विंगली से ही कैरी ऑन किए जॉन कैल्विन उस रिफॉर्म मूवमेंट को। और ये सबको बताते थे ही टॉट टू एक्सेप्ट बाइबल, कि वो ये भी कहते थे कि हम मार्टिन ल्यूथर की बातों पर बिलीव नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी बातों को गलत कहते थे, लोगों से ये कहते थे कि हम किसी की बातों पर विश्वास नहीं करें, ठीक है, किसी पर भी बिलीव ना करें, वो चाहे मार्टिन ल्यूथर हो या कोई भी हो, पोप्स हो, किसी की भी बातों पर बिलीव ना करें। अगर बिलीव करना है तो किस पर करें? ओनली बाइबल में, ठीक है। सिर्फ बाइबल को एक्सेप्ट करें, बाइबल पर ही बिलीव करें, यही मेन अथॉरिटी है हमारी, ठीक है। और सबको यही बताते थे कि हमें बाइबल को एक्सेप्ट करना है, उसी से हम अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं और हम अपने जीसस से मिल सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है कैल्विन्स बुक द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। कैल्विन्स की एक बुक थी, उस बुक का क्या नाम था? द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, ये बुक का नाम था। नेमली डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, मतलब एक तरह से कह ले तो इसका नाम ये भी है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? वो जॉन कैल्विन की जितनी भी टीचिंग्स थी वो इस बुक में लिखी हुई है। द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत जो होता है, प्रीडेस्टिनेशन मतलब जो भी विधि विधान होते हैं, वो सब चीज़ के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इस बुक में किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए, ये सब चीज़ें कैसे करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है ये इस बुक में लिखी हुई हैं। ही फाउंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा फाउंड किए हैं, मीन्स इस यूनिवर्सिटी को बनवाए और इसको ओपन किए। कौन? जॉन कैल्विन, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, ठीक है। नेक्स्ट है हिज फॉलोवर्स। इस यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़े हैं, यहाँ से पढ़ने के बाद जब कहीं और बाहर गए, यहाँ से पढ़ने के बाद कैल्विनिज्म मीन्स जो भी कैल्विन की जो टीचिंग्स थी वो भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई थी। वहाँ के स्टूडेंट्स क्या किए, जब वहाँ से उनकी जो पढ़ाई थी वो पूरी हो गई, फिर इसके बाद क्या किया, और जो पूरे यूरोप के और जो भी एरिया हैं, जो भी और भी जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर इस कैल्विनिज्म को, मीन्स जो कैल्विन की टीचिंग्स थी उसको वो हर जगह जाकर बताए हैं। हिज फॉलोअर्स नोन एज ह्यूगेनॉट्स इन फ्रांस, जो भी जॉन कैल्विन के फॉलोअर्स थे वो अपना कुछ अलग अलग जगहों पर उन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाने लगा। फ्रांस में जो जितने भी लोग फ्रांस में थे जॉन कैल्विन के फॉलोअर्स, उन्हें ह्यूगेनॉट्स कहते थे, ठीक है। ह्यूगेनॉट्स कहाँ के? जो फ्रांस के थे। जो लोग स्कॉटलैंड के फॉलोअर्स थे जॉन कैल्विन के, उन्हें प्रेस्बिटेरियंस कहते थे, ठीक है, प्रेस्बिटेरियंस। नेक्स्ट आते हैं इंग्लैंड में जो फॉलोअर्स थे उन्हें प्यूरिटियंस कहते थे।
समझ में आ रहा है? प्यूरिडियंस जो इंग्लैंड के थे वो एक ऑब्जेक्शन किए किस चीज़ पर? सरप्राइज और फास्टिंग, मैरिज रिंग और बैप्टिस्मल में। सरप्राइज और फास्टिंग क्या है? सरप्राइज जो बहुत से लोग देखते हैं, जो पादरी होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही ड्रेस को वियर करते हैं, मीन्स वाइट क्लॉथ को वियर करते हैं, उसको पहनते हैं। तो ये कहते उस चीज़ पर ऑब्जेक्शन किए थे कि मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल सिर्फ वाइट क्लॉथ ही पहने, इस चीज़ पर। और फास्टिंग, व्रत वगैरह रहने में भी इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। मैरिज रिंग, जो मैरिज सेरेमनी होती है, जो मैरिज रिंग का यूज़ करते हैं, उस पर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, और बैप्टिस्मल में भी। ठीक है, बैप्टिस्मल क्या है? इसका मतलब ये है जो ईसाई धर्म में, जो इस क्रिश्चियन रिलीजियस में जो दीक्षा लेते हैं, है ना, वो सब चीज़ों पर भी ये ऑब्जेक्शन किए थे। ठीक है, समझ में आ गया इतना? कैल्विन की बुक कौन सी थी? द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन इन यूरोप। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। क्या इम्पैक्ट पड़ा? रिलीजियस इम्पैक्ट देखते हैं। पहला है काउंटर रिफॉर्मेशन। रिलीजियस इम्पैक्ट मतलब कि जो रिलीजियस था उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा रिफॉर्मेशन से। काउंटर रिफॉर्मेशन क्या है? जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, रोमन कैथोलिक जो थे ये अलग हो गए थे, डिवीजन हो गया था। प्रोटेस्टेंट कौन थे? जो मार्टिन ल्यूथर के सपोर्टर थे, उनके फॉलोअर्स थे। और रोमन कैथोलिक कौन थे? मतलब ये किसके अंडर में आते थे? जो पोप्स थे। ठीक है, काउंटर रिफॉर्मेशन क्या है कि उस जो रोमन कैथोलिक में जो काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई थी, ठीक है, उसकी प्रसिद्धि, मतलब ये करना कि हाँ ये अब ठीक हो चुका है। जो रोमन कैथोलिक है इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं इम्प्रूव हो चुकी हैं, और अपने रोमन कैथोलिक की प्रसिद्ध बनी रहे, इस वजह से प्रसिद्धि जो है बनी रहे, इस वजह से काउंटर रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ कि जो रोमन कैथोलिक जो है, रोमन कैथोलिक चर्च, वो क्या रहे, वो मेंटेन रहे, उसकी जो इमेज है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसलिए एक काउंसिल बैठाई गई, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, मीन्स एक मीटिंग थी, असेंबली थी। कहाँ पर? नॉर्थ इटली में। नॉर्थ इटली में कौन के थे? पोप पॉल थर्ड इन 1545 AD। 1545 AD में पोप थे कौन? पॉल थर्ड। नॉर्थ इटली में एक काउंसिल बैठाया, मीन्स असेंबली किए, काउंसिल ऑफ ट्रेंट नाम है उस, मतलब उस मीटिंग को, उस असेंबली को काउंसिल ऑफ ट्रेंट नाम दिए। उसमें उस काउंसिल में बहुत सी चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट हुआ। क्या? सेल ऑफ इंडल्जेंस स्टॉप्ड, कि काउंटर रिफॉर्मेशन है, हमें अपने रोमन कैथोलिक को बचाना है, उसकी जितनी भी बदनामी हुई है उसको कम करके हमें और अच्छी इमेज बनानी है। इसलिए क्या क्या हुआ? सेल ऑफ इंडल्जेंस स्टॉप्ड, जो पहले इंडल्जेंस को बेचते थे वो खत्म हो गया, उसको स्टॉप कर दिए। चर्च ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑन मेरिट। चर्च में पहले ऑफिसर्स कैसे बन जाते थे? जो जितना ज़्यादा पैसे डोनेट कर देते थे चर्च में, उसे क्या बनाते? चीफ बना देते थे चर्च का। लेकिन फिर ऐसा नहीं था, काउंटर रिफॉर्मेशन हुआ तो इसमें क्या था कि मेरिट के बेसिस पर, मतलब ये चीज़ देख करके कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, उस चर्च में हैं, अगर चीफ बनना चाहते हैं तो कितनी नॉलेज है उस बारे में, तब जा कर के वहाँ के ऑफिसर्स चर्च के ऑफिसर्स को बनाते थे। सेमिनार टू एजुकेट एंड ट्रेन प्रीस्ट, सेमिनार स्टार्ट कर दिए थे। सेमिनार
मतलब एक तरह से जैसे सेरेमनी होती है कोई चीज़, सब काफ़ी लोग को इनवाइट करते हैं, उसे बुलाते हैं, इस वजह से मतलब सेम ऐसे ही सेमिनार कर दिए। किस चीज़ के लिए? एजुकेट एंड ट्रेन प्रीस्ट। जो वहाँ चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं उन्हें एजुकेट करना मीन्स उनकी नॉलेज को बढ़ाना और ट्रेन करना। चर्च में उन्हें चीफ बनना है, उन्हें प्रीस्ट बनना है, ठीक है, चर्च में प्रीस्ट बनना है, तो कैसे बनेंगे वो सब पूरा एजुकेशन उनको प्रोवाइड करते थे, नॉलेज प्रोवाइड करवाते थे और उन्हें ट्रेंड करते थे, उन्हें प्रैक्टिस करवाते थे, उन्हें सब चीज़ बताते थे कि प्रीस्ट को क्या करना चाहिए और कैसे उस चीज़ को करना चाहिए, ठीक है। नो फीस वर टू चार्ज्ड। जो रिलीजियस के उसमें पैसे लेते थे, फीस लेते थे, पहले जो पोप्स थे काउंटर रिफॉर्मेशन के पहले, जब मार्टिन ल्यूथर थे उस टाइम पे क्या करते थे, बहुत ज़्यादा फीस जो है वो लोगों से ज़बरदस्ती लेते थे, रिलीजियस का वो करके कि हमें चर्च बनवाना है, उस चीज़ का फंड चाहिए, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और sermons were a language and language of people। sermons मीन्स चर्च में जो भी प्रेयर्स होती थी वो उस लैंग्वेज में होती थी जो जैसे फ्रांस में है, जर्मनी में है, तो जर्मनी में जो चर्च है तो वहाँ पर जो सरमन्स होंगे, जो भी प्रेयर्स होंगी, जो हाइमन्स होंगे, ठीक है, वो किस लैंग्वेज में होगी? जर्मन लैंग्वेज में। जर्मन लैंग्वेज मतलब जो वहाँ के कॉमन लोग हैं, जो कॉमन लैंग्वेज है उस चर्च के पास की, उस चर्च में जितने लोग आ रहे हैं वहाँ की जो कॉमन लैंग्वेज है उसी से वो सारी प्रेयर्स होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पोप अगर जर्मनी में है तो कह रहे हैं कि नहीं दूसरी लैंग्वेज होनी चाहिए, या पोप कोई फिक्स लैंग्वेज कर दे यहाँ पर ऐसे ही लैंग्वेज से प्रेयर होगी, ऐसा नहीं था। जो वहाँ की उस चर्च में जो लोग आ रहे थे, जो वहाँ की कॉमन लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज से ही उस प्रेयर को कराया जा रहा था, ठीक है। क्लियर हुआ काउंटर रिफॉर्मेशन के बारे में? नोट कर लीजिए, हम और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटी ऑफ जीसस वॉज फाउंडेड बाय इग्नेटियस लोयोला, अ स्पेनिश नोबल। सोसाइटी ऑफ जीसस की जो सोसाइटी थी उसको कौन फाउंड किए हैं? इग्नेटियस लोयोला। इग्नेटियस लोयोला क्या थे? ये स्पेनिश के थे, स्पेन के थे, स्पेनिश नोबल थे, और फिर बाद में ये चर्च के प्रीस्ट बन गए और पोप की हेल्प करने लगे काउंटर रिफॉर्मेशन में, ठीक है। इससे काफ़ी हेल्प हुई है, इग्नेटियस लोयोला से काफ़ी हेल्प हुई है, किसमें? काउंटर रिफॉर्मेशन में। स्पेंट हिज लाइफ टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट। इन्होंने पूरी लाइफ, इग्नेटियस लोयोला अपनी पूरी लाइफ किसमें स्पेंड कर दी है? लॉर्ड क्रिस्ट के मैसेज को, जो उनका मैसेज था लॉर्ड क्रिस्ट का, मतलब उनका जो कहना है, जो बाइबल में भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, उस चीज़ के बारे में सब लोग को बताते थे, ठीक है। सेंट फ्रांसिस, फिर इसके बाद है सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर फॉलोड बाय लोयोला। सेंट फ्रांसिस भी लोयोला को फॉलो करते थे और ये इन्होंने भी बहुत हेल्प की है काउंटर रिफॉर्मेशन में। जो भी इंफॉर्मेशन थी मीन्स बाइबल के बारे में और लॉर्ड क्रिस्ट के मैसेज को भी इन्होंने भी काफ़ी यूरोपियन जो और कंट्रीज़ हैं उसमें भी इन्होंने इस मैसेज को स्प्रेड किए हैं, ठीक है। काउंटर रिफॉर्मेशन में सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर ने भी हेल्प की है। नेक्स्ट इम्पैक्ट है यूनिटी ऑफ क्रिश्चियनडम स्प्लिट्स। यूनिटी ऑफ क्रिश्चियनडम स्प्लिट्स मीन्स जो यूनिटी थी क्रिश्चियन की वो स्प्लिट हो गई, मीन्स डिवाइड हो गई, एक प्रोटेस्टेंट में और दूसरी रोमन कैथोलिक में। प्रोटेस्टेंट में और रोमन कैथोलिक चर्च में इसमें क्या हुआ? नेशनल चर्चेस इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन चर्च।
जो भी नेशनल चर्च बना दिए गए थे। अब प्रोटेस्टेंट अलग हो गए, रोमन कैथोलिक अलग हो गए। इसके बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम तक रिलीजियस वॉर भी हुई और नेशनल चर्च को अपने से डेवलप किए, नेशनल चर्च को बनवाए और जो मेन चर्च था उससे इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब उससे दूर हो गए और उस चर्च की अपनी खुद की जो भी उसमें प्रिंसिपल्स हैं वो खुद के ही बनाए हुए थे। ठीक है, जो नेशनल चर्च बनवाए गए थे वो मेन चर्च से अलग थे। ठीक है, जो फॉलोवर्स थे प्रोटेस्टेंट के, मतलब जो मार्टिन लूथर के फॉलोवर्स थे वो प्रोटेस्टेंट थे और रोमन कैथोलिक जो पोप्स थे उसमें क्या हुआ, फिर चर्च को भी डिवाइड कर दिया। चर्च मतलब जो मेन चर्च था उसमें पोप्स वगैरह थे काफ़ी, और ये इंटेलिजेंस सेल कर रहे थे, काफ़ी गलत वर्क कर रहे थे। इसकी वजह से क्या किए, अलग चर्च बनवा लिए, नेशनल चर्च, और उस चर्च को किससे दूर कर दिए, मतलब एकदम फ्री कर दिए मेन चर्च से फ्री हो गए, उस पर डिपेंड नहीं थे। उन्होंने खुद का जो रूल्स रेगुलेशन था उन्होंने खुद ही उस चर्च में बनाए। ठीक है, समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट है रिलीजियस परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब क्या होता है, मतलब उत्पीड़न करना, उनको परेशान करना। तो कितना परेशान किए हैं ये देखते हैं। जब प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक चर्च जब डिवाइड हो गए, स्प्लिट हो गए, इसमें क्या हुआ, दोनों के बीच में एक दूसरे के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा जेलसी मतलब होने लगी, एक दूसरे को देखकर जलन होने लगी, एक दूसरे से नफरत करने लगे और काफ़ी ज़्यादा कट्टरवादी हो गए सब लोग, मतलब एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। फिर क्या हुआ, जो रोमन कैथोलिक के थे वो प्रोटेस्टेंट के लोगों को क्या करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उनके किसी भी पार्ट्स को बर्न कर देते थे या फिर उन्हें डायरेक्ट किल कर देते थे। ठीक है, मास किलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब प्रोटेस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा, जो रोमन कैथोलिक के थे बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिए थे। ठीक है, उन्हें किल कर दिए थे। किसके द्वारा किया गया था, ब्लडी मैरी के द्वारा। ठीक है, ब्लडी मैरी क्या करते थे, जितने भी प्रोटेस्टेंट के लोग थे उन्हें किल कर देते थे और बहुत ज़्यादा नंबर में लोगों की, प्रोटेस्टेंट के लोग थे, उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये था रिलीजियस परसिक्यूशन, मतलब रिलीजियस के खिलाफ एक दूसरे के बीच में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, कितना ज़्यादा उत्पीड़न हुआ, उन्हें प्रोटेस्टेंट्स को परेशान किया गया। ठीक है, ये रिलीजियस इम्पैक्ट हो गया। हम नेक्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट है पॉलिटिकल इम्पैक्ट। पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा, लॉन्ग वॉर्स अमंग्स यूरोपियन नेशंस। काफ़ी टाइम तक वॉर चली यूरोप नेशन में, मीन्स यूरोप में। किंग फिलिप, जब प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक डिवाइड होने की वजह से एक दूसरे के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, जो रोमन कैथोलिक थे वो ये चाह रहे थे कि हम अपने कंट्री को, अपने नेशन को वापस से रोमन कैथोलिक बना दें, उसमें चेंज कर दें। किंग फिलिप सेकेंड ऑफ स्पेन सेंट अर्मदा इन 1588 AD टू इंग्लैंड। किंग फिलिप सेकेंड स्पेन के थे, फिलिप सेकेंड स्पेन के किंग थे और इन्होंने किसे भेजा, अर्मदा को। अर्मदा ये भी स्पेन के ही थे, स्पेनिश थे। इन्हें 1588 AD में इंग्लैंड में भेजा। ठीक है, क्यों भेजे इंग्लैंड में, इसलिए भेजे कि जो भी प्रोटेस्टेंट्स हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म है, उसको ख़त्म करने के लिए। जितने भी वहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स हैं उन्हें किल करके और उस इंग्लैंड को किस में चेंज कर देने में,
वापस से रोमन कैथोलिक बनाने में, ठीक है, उस चीज़ के लिए भेजे थे। लेकिन क्या हुआ, जो अरमदा है उनको वहाँ पर हरा दिया गया था। इंग्लैंड में जब ये वॉर करने गए तब अरमदा को उन्हें डिफीट कर दिया गया था, ठीक है। मतलब इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो क्या किए, अरमदा को हरा दिए। फिर है जब वहाँ से हार गए किंग फिलिप, फिर क्या सोचे कि हम अपने ही स्टेट नीदरलैंड में वॉर करते हैं, ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट है उनके अगेंस्ट में। He tried in own east state नीदरलैंड एंड डिक्लेयर्ड वॉर। क्या कहें कि हम मतलब अपने स्टेट में, जो उनका रीजन था नीदरलैंड में ही क्या करें, उनके जो प्रोटेस्टेंट है उनके अगेंस्ट में वॉर लड़ें, मीन्स लड़ाई करें। फिर हुआ जब ऐसा कहें तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया मीन्स ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648 एडी में, 1648 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी और जिससे काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। इससे क्या हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ होलैंड, जो होलैंड है वो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। जो भी इस पर दूसरी जो कंट्रीज थी उस पर कब्जा की हुई थी, जो रोमन कैथोलिक पूरा उस पर कब्जा किए हुआ था, उससे होलैंड क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। 30 years वॉर इन होली रोमन एम्पायर, ये वॉर जो है 30 साल तक चली है। ये जो रोमन एम्पायर की वॉर थी कि अपने जितने भी हमारे नेशन में प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको मार देना और फिर उस रीजन को पूरा रोमन कैथोलिक बनाना फिर से, तो उस चीज़ में 30 साल तक पूरा इन्होंने लड़ाई किया, ठीक है, कि हमें अपने नेशन को वापस से रोमन कैथोलिक में लाना है। इससे जब वॉर हुई काफ़ी ज़्यादा तो प्रोटेस्टेंट की तरफ से भी काफ़ी थाउजेंड ऑफ पीपल किल हो गए थे और रोमन कैथोलिक में भी काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर भी मारे गए थे इस वॉर के टाइम में। फिर उसके बाद जब ये वॉर ख़त्म हुई, ट्रीटी जो है वेस्टफालिया ये ख़त्म हुई 1614 एडी में, तब जाकर के जो प्रोटेस्टेंट्स थे और कुछ प्रोटेस्टेंट्स क्या किए, वो उस जगह को छोड़ करके कहाँ चले गए, यूएसए में सेटल हो गए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था जिससे बहुत से लोगों की जान भी जा रही थी। इसलिए फिर वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो छोड़ करके कहाँ चले गए, यूएसए में सेटल हो गए। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इम्पैक्ट सिविल वॉर्स। सिविल वॉर्स मतलब जो आपस में इनकी लड़ाई हो रही थी सिविल में, किनके बीच में हो रही थी, रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन बिकम वायलेंस। एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, दूसरा मूवमेंट कौन सा था, काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट में क्या था कि जो कैथोलिक चर्च थे, रोमन कैथोलिक, उसके अगेंस्ट में थे लोग, कौन थे, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, उनके अगेंस्ट में उनसे दूर रहना, उनको जो पोप कर रहे थे उसको गलत साबित करना, मतलब गलत कर रहे थे तो उनके अगेंस्ट में बोलना, आवाज़ उठाना, ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट था। काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या था, जो पोप्स थे और जो रोमन कैथोलिक को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, रोमन कैथोलिक के जो सपोर्टर्स थे, उनके फॉलोअर्स थे, वो क्या कर रहे थे कि अपनी मतलब रोमन कैथोलिक को मेंटेन रखना, वो एक रिफॉर्मेशन चला दिए थे प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ, मतलब अपने रोमन कैथोलिक को एक अच्छी इमेज देना। ये कौन सा रिफॉर्मेशन था, काउंटर रिफॉर्मेशन, ठीक है। अब रिफॉर्मेशन मूवमेंट उनके अगेंस्ट में थे और काउंटर रिफॉर्मेशन उनके साथ थे।
इन बिकम वॉयलेंस मीन्स काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे इन दोनों के बीच में। मेनली देखा जाए और ये वॉर जो था वो काफ़ी ज़्यादा ब्लडी था, मतलब काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ, बहुत से लोगों की इसमें जानें भी गई थी। कौन कौन से जगह पर ज़्यादा ये था? फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये 3 जगह ऐसी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं राइज ऑफ नेशनल मोनार्कीज। किंग हेनरी VIII ऑफ इंग्लैंड गॉट कंट्रोल ओवर चर्च लैंड प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ? रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से जो मोनार्कीज थी, मीन्स जो किंग्स थे, रूलर्स थे, उन्हें काफ़ी पावर मिली। पहले क्या था, किंग्स भी किनके कंट्रोल में आते थे? पोप्स के, पूरा चर्च पोप के कंट्रोल में, और फिर वो पोप किंग्स को भी अपने कंट्रोल में रखते थे। पूरे चर्च की लैंड, जो भी प्रॉपर्टी होती थी या जो भी फंडिंग होती थी उस चर्च में, वो सब किसके पास जाता था? पोप के बाद। जब ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ तो उस रिफॉर्मेशन मूवमेंट में किंग्स क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। किनसे? पोप से। पोप से किंग इंडिपेंडेंट हो गए और इससे किंग्स को काफ़ी राहत मिली, काफ़ी मतलब अच्छा हो गया था। फिर इसके बाद है किंग हेनरी VIII ऑफ इंग्लैंड गॉट कंट्रोल ओवर चर्च लैंड प्रॉपर्टी। अब जब ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ उसके बाद से किंग्स क्या करने लगे? या तो पोप्स को हटा दे रहे थे, उनका कंट्रोल हटा रहे थे चर्च से, और नहीं तो फिर अपना अलग से इंडिपेंडेंट एक चर्च बनवा रहे थे और उस पर उन किंग्स का कंट्रोल था। वैसे ही सेम किंग हेनरी VIII थे, इंग्लैंड के किंग थे, इनका कंट्रोल था किस पर? चर्च में। जो इंग्लैंड में चर्च थे उस पर इनका पूरा कंट्रोल था, उस लैंड में, चर्च की लैंड में, और चर्च की प्रॉपर्टी में, पूरा उस चर्च में जो कंट्रोल था वो किनका था? हेनरी VIII का। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इन्होंने एक एक्ट पास किया, कौन सा? डिसोल्यूशन ऑफ मोनार्कीज। ठीक है। ही मैरिड कैथरीन ऑफ एरागन। इनकी शादी किससे हुई? कैथरीन से। कहाँ के थे? एरागन के। कैथरीन से शादी हुई, कहाँ की थी? एरागन की। हेनरी, और ये थी कौन? हेनरी VIII के ब्रदर की विडो थी, मीन्स इनके ब्रदर की मैरिज हो चुकी थी, जो इनके ब्रदर की वाइफ थी वो उन्हीं से इनकी शादी हुई, क्योंकि इनके ब्रदर की डेथ हो चुकी थी। ठीक है। उनकी डेथ होने के बाद, किंग हेनरी VIII के ब्रदर की डेथ होने के बाद उनकी जो वाइफ थी इनके ब्रदर की, उनसे शादी हुई किनकी? हेनरी VIII की, जिससे पोप जो है वो इनके अगेंस्ट में थे, मतलब पोप इस चीज़ पर अलाउ नहीं कर रहे थे, तब भी उनके अगेंस्ट में जाकर हेनरी VIII उनसे शादी किए। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है राइज ऑफ नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिस्ट फीलिंग्स। 16th सेंचुरी में नेशनलिस्ट फीलिंग जो है, मीन्स अपने नेशन के लिए कुछ करने के लिए जो आइडिया आ रहे थे वो 16th सेंचुरी में ज़्यादा आ रहे थे। सबसे पहले ये नेशन स्टेट्स को, अपने नेशन स्टेट को काफ़ी अच्छा बनाना, उसमें आइडियाज़ मतलब न्यू आइडियाज़ डालने, जिससे हमारा नेशन क्या हो सके? एक गुड नेशन बन सके। सबसे पहले कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। फिर इसके बाद फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी जैसे और जो कंट्रीज़ थी उसमें भी ये नेशनलिस्ट फीलिंग्स आई आपस में। लोगों के सबको ये समझ में आने लगा कि हमें अपने नेशन के लिए करना है। ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे काफ़ी जो नेशन स्टेट था, मीन्स जो नेशंस थे जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ये सब कंट्रीज़ क्या हुई? काफ़ी एक अच्छा एक नेशन बन गया था। जो भी
गलत चीज़ें हो रही थी, जो पॉप्स कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। जो भी रिफॉर्मेशन मूवमेंट में और काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट में जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई थी। तो यही सब चीज़ें क्या हैं, नेशनलिस्ट फीलिंग्स, आपस में एक दूसरे मतलब वहाँ के जो भी लोग थे उस नेशन में, उन सब के अंदर ये फीलिंग्स आई, ये आइडियाज़ आए कि हमें अपने नेशन को अच्छा बनाने के लिए, गुड बनाने के लिए कुछ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है राइज ऑफ वेलफेयरिज्म। राइज ऑफ वेलफेयरिज्म मीन्स अपने नेशन में, वेलफेयरिज्म मीन्स कल्याण करना। ये हुआ कैसे, जैसे किंग्स थे, किंग्स के कुछ अलग रूल्स थे, सोसाइटी के लिए कुछ अलग रूल्स थे, लेकिन पॉप्स कुछ अलग रूल्स बनाए थे, जिससे जो सोसाइटी थी, जो वहाँ के लोग थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, किसी भी मतलब किंग जो है वो कुछ और कह रहे हैं, कोई और रूल्स बता रहे हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और पॉप्स दूसरे रूल्स बता रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा, मीन्स एक दूसरे के खिलाफ सब होने लगे। फिर क्या हुआ, जो वहाँ के किंग्स थे, अब वेलफेयरिज्म कैसे हुआ, मीन्स अच्छा कैसे हुआ, इस नेशन का कल्याण कैसे हुआ, ऐसे कि जो किंग्स थे, मतलब पोप से काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए थे किंग। फिर किंग क्या किए, जो भी वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ के पीपल थे वहाँ के, उन्हीं का रिलीजन किंग खुद अपना लिए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पीपल के साथ, मतलब जो भी उनके लिए अच्छा था उसको करते थे, जिससे वहाँ की जो सोसाइटी है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जो और सोसाइटी भी इनकी हेल्प करती थी किंग्स की, जो किंग वर्क कहते थे या जो भी किंग ऑर्डर करते थे, वो सब सोसाइटी जो है पूरी एक साथ मिलकर उस वर्क को करती थी। जो भी रूल्स बनाते थे या जो भी करते थे किंग्स, उनके साथ हमेशा रहते थे उनकी सोसाइटी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूएसए। यूएसए का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इंग्लिश प्यूरिटियंस और प्रोटेस्टेंट्स इन इंग्लैंड। प्रोटेस्टेंट्स कहाँ के, इंग्लैंड के, और इंग्लिश प्यूरिटियंस कहाँ माइग्रेट हो गए, मीन्स अपनी जगह को छोड़ करके कहाँ चले गए, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर माइग्रेट हो गए, और नॉर्थ अमेरिका में जा करके वहाँ का जो नेशन था उसको और ज़्यादा हाईली डेवलप्ड कर दिए, और फिर किसका फॉर्मेशन कर दिए, यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ठीक है, समझ में आया। ये लोग किए क्या, वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में जा करके जो भी पोप्स थे, जो भी उनका कंट्रोल था पोप्स का चर्च में, उन सब चीज़ों को हटाएं। प्रोटेस्टेंट्स का मतलब और भी जो लोग थे उन्हें प्रोटेस्टेंट्स किए, मतलब प्रोटेस्टेंट्स बनाए कि रोमन कैथोलिक गलत है भाई, उनके अगेंस्ट में हो जाइए। और जो मतलब ये थे प्रोटेस्टेंट्स, ये क्या कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, रोमन कैथोलिक के, ये अच्छे लोग हैं तो इनसे ज्वाइन हो जाइए। और सब लोग पोप्स के खिलाफ गए, जो भी गलत कर रहे थे, जो भी गलत फंडिंग ले रहे थे, वो सब चीज़ें हटाएं। और उस नेशन स्टेट को, नॉर्थ अमेरिका जब गए तो उस स्टेट को, नेशन स्टेट को काफ़ी ज़्यादा हाईली डेवलप किए, न्यू आइडियाज़ लाएं। फिर इसके बाद किसका फॉर्मेशन हो गया, यूएसए का। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा, पहला है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म में क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे वो क्या चाहते थे कि हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट बने और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट आउट करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और जो भी एक ह्यूमन लाइफ में, मेंस लाइफ में जो भी नीड्स हैं उसको
पूरा करे, उसको पूरा करने में हेल्प करे। उसमें कुछ सोशल और पॉलिटिकल थिंकर्स थे जैसे जॉन मिल, J.S. मिल, जॉन लॉके, रोशियो और वोल्टेयर। इन्होंने हेल्प की जिससे क्या किए, इंडिविजुअलिज्म किए, मतलब जो ह्यूमंस के राइट्स हैं, उनकी जो इक्वालिटी है, ये सब चीज़ को प्रोवाइड करना और एक गवर्नमेंट बनाना, मीन्स मोनार्कीज बनाना, एक रूलर बनाना जो उस जगह पर रूल कर सके और जो मेंस की मीन्स जो वहाँ के ह्यूमंस हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी नीड्स को पूरा कर सके और जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, इस चीज़ के लिए फिर है इंटेलेक्चुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म में क्या था, इक्वालिटी, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें थी। और इंटेलेक्चुअलिज्म में क्या था कि इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब चीज़ें जब हुई, इससे भी काफ़ी मतलब ह्यूमन राइट्स में इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब चीज़ें कर दी हैं, जिससे भी क्या हुआ, काफ़ी स्ट्रेसफुल था। मीन्स जो वहाँ के लोग थे वो अपनी अलग इक्वालिटी मानने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ के कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ काफ़ी ग्रेट थे, जो उनके आइडियाज़ आए जो डेमोक्रेसी, रिपब्लिज्म, वेलफेयरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों की तरफ गए। मीन्स इन सब चीज़ों की मांग करने लगे कि डेमोक्रेसी हो, रिपब्लिज्म, मतलब वहाँ पर जो भी चीज़ें हों वो एक सिस्टमैटिक वे में हो, जो भी पावर्स हैं वो सेपरेट हो मतलब जो भी अलग अलग फील्ड में जो भी पावर्स होनी चाहिए वो उसे अलग अलग फील्ड में उन्हें बांट दिया जाए। ठीक है, मतलब एक ही फील्ड में, जैसे एक एग्रीकल्चर मान लीजिए, तो उसका अलग मिनिस्टर बना दीजिए। वहाँ पर उस चीज़ को जो भी उनकी पावर है, मतलब जो भी देखभाल करना है, वो कौन करे, जो उस फील्ड के जो मिनिस्टर्स हो। इस तरह से पावर्स को डिवाइड कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, जिससे नेशन जो है काफ़ी अच्छे से चल सकेगा। वेलफेयरिज्म मीन्स कल्याण करे, मीन्स जो नेशन है उसको और अच्छे से बनाए, नए नए आइडियाज़ लाएं, जिससे हमारा नेशन क्या बन सके, एक गुड नेशन बन सके। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट ऐसी बनाना चाहिए, मतलब बनाना है जो रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, जो नेशन में अच्छे से उसकी देखभाल कर सके और जो भी ह्यूमंस की नीड्स हैं, ठीक है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसको सॉर्ट आउट करें और उनकी नीड्स को पूरी करें। ठीक है, ये सब मांगे थी वहाँ के लोगों की। मीन्स जो वहाँ के जो ग्रेट थे, ग्रेट मीन्स काफ़ी जो पढ़े लिखे लोग थे, ग्रेट स्कॉलर्स थे, और जो पॉलिटिक्स में थे, सोशली थिंकर्स जो थे, वो सब ये सब चीज़ों की मांग किए और ये सब चीज़ हुई भी। रेशनल आउटलुक में क्या हुआ, रिफॉर्मेशन से क्या हुआ कि पहले के लोग ब्लाइंड फेथ मीन्स अंधविश्वास पर ज़्यादा मानते थे। जब रेनेसेंस हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक साइंटिफिक डेवलपमेंट शुरू हो गया। मीन्स कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान है, उस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, या फिर दूसरे लोगों को, मान लीजिए कोई किंग ही है, ठीक है, वो कह रहे हैं पब्लिक को, सोसाइटी को कि ऐसा करना है, इस वर्क को ऐसे करना है, तो वहाँ के लोग फ्रीली आर्ग्यू कर सकते थे उस चीज़ पर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई अंधविश्वास नहीं था, ब्लाइंड फेथ सब खत्म हो गई थी, जो भी था वो सब साइंटिफिक चीज़ें थी। ठीक है, फ्रीली आर्ग्यू कर सकते थे, उनसे पूछ सकते थे, उनको बता सकते थे, और अगर वो उस चीज़, मतलब अगर वो एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट करें, और नहीं करना चाहते तो वो ना करें, ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट।
इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा? मर्सेंटाइलिज्म। मर्सेंटाइलिज्म क्या है? ये एक सिस्टम है जिससे अपने नेशन को और ज़्यादा, अपने नेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना पड़ेगा। इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स जो वेल्थ है, वेल्थ को अच्छा रखना है, ज़्यादा रखना है। इससे हमारा नेशन जो है वो नेशन स्टेट क्या हो सकेगा? उसकी स्ट्रेंथ पावरफुल हो सकेगी। ठीक है, एक पावरफुल नेशन बन सकेगा। सिस्टम यूज ड्यूरिंग 16th एंड 18th सेंचुरी। ये सिस्टम मर्सेंटाइलिज्म यूज हुआ है कब? मतलब ये सिस्टम कब यूज हुआ है? 16 से 18 सेंचुरी के बीच में, जिससे अपने नेशन को और पावरफुल बनाने के लिए इस सिस्टम को यूज किया गया है। अदम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अदम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने ही इस सिस्टम की खोज की, इस सिस्टम को बताया। कौन? एडम स्मिथ। ठीक है, क्या कहे? लिमिटिंग इंपोर्ट एंड मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट। लिमिटिंग इंपोर्ट एंड मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट्स मतलब हम दूसरे देशों से सामान कम खरीदें, ठीक है, और अपने सामान को, जो हमारे नेशन में जिस गुड्स हैं, उसको हम दूसरे देशों में ज़्यादा बेचें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें और दूसरे देशों से अपने नेशन में कम इंपोर्ट करें। ठीक है, मीन्स कम अपने नेशन में कम उस चीज़ को खरीदें और अपने देश से दूसरे देशों में ज़्यादा सामान को बेचें। ठीक है, इससे क्या होगा? इंपोर्ट कम करेंगे तो हमें खर्चा कम होगा, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो इससे हमारी इनकम जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, मर्चेंट्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे इंटरेस्ट हुआ लोगों में। अब इकोनॉमी बढ़ेगी तभी नेशन की वेल्थ जो है ठीक हो सकेगी, उस पावरफुल नेशन बन सकेगा, जिससे जो मर्चेंट्स थे, वहाँ के फार्मर्स थे, प्रोड्यूसर्स जो वहाँ के वर्कर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क करते थे और अपने सामान को दूसरे कंट्रियों में बेचते थे। मर्सेंटाइलिज्म में का इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मर्सेंटाइलिज्म से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, मतलब जो वहाँ का नेशन था काफ़ी ज़्यादा हाईली डेवलप्ड हो गया था। बहुत से बैंक्स बनवा दिए गए थे, क्योंकि मनी है तो उसको रखने के लिए भी चाहिए। बहुत से बैंक्स बनवाए, बहुत सी बिल्डिंग्स बनाई, और भी ज़्यादा नेशन में जो भी डेवलपमेंट हो सकते थे, मतलब जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए उस डेवलपमेंट को किए। और वहाँ की जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो भी एक अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते थे। ठीक है, और हर जो भी वहाँ के लोग थे, हर इंसान को वर्क करने का पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही थी। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस। स्टेट फाइनेंस मीन्स ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा गुड्स बनाएंगे, ज़्यादा सामान बेचेंगे तो इनकम भी ज़्यादा होगी। उससे क्या हुआ? नेशन की एक फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक हो गई थी, और उस फाइनेंशियल से मीन्स उस फाइनेंस से, उस मनी से क्या किए? अपने कंट्री का डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी मजबूत कर लिए। कैसे? आर्मी जो है वो भी काफ़ी अच्छी तैयार कर लिए और काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी बनवा लिए और ख़रीद लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या है? कि कोई पावरफुल कंट्री है, मीन्स बहुत ज़्यादा उनके पास वेल्थ है, वो दूसरी कंट्री पर पूरा उनका कंट्रोल है। ठीक है, एज अ फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इस वजह से वो दूसरी जगह पर कंट्रोल किए हुए हैं, दूसरे जगह पर, दूसरे कंट्रीज़ पर, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, हॉलैंड। ये सब कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जिनके पास कॉलोनियल पावर थी। कॉलोनियल पावर मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जिससे वो दूसरी जगह पर इनका कंट्रोल हो सकता है। जैसे इन कंट्रीज़ में
किसी दूसरी कंट्री में कंट्रोल कर लिए, वहाँ पर बहुत सी कंपनीज खोल दिए, ठीक है, और वहाँ पर से सामान बनाने लगे, फिर वहाँ से पूरा कंट्रोल किए कि तुम जा कर के पूरे जगहों पर सामान को एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो। तो ये सब चीज़ें, और कंपनीज बड़ी बनाना, तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और पोर्तुगाल, हॉलैंड, इन सब कंट्रीज में के पास कौन सी पावर थी? कॉलोनियल पावर। गुड्स भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे, और गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब चीज़ों को भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिए, एक्सपोर्ट भी करते थे। बहुत सी मेटल्स की चीज़ें हैं वो भी बनाते थे, उसे भी एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, द रिफॉर्मेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर 9C पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।